आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे यह साफ लगता है कि इनको देश के लोग शुरू कर दिया। ये सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर, प्लीज मान्यवर, हैव योर से। No one should be on the chair. मान्यवर, except the one speaking. मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई। मात्र 0.5%। नमस्कार दोस्तों, जनसभा न्यूज में आपका स्वागत है। दिन में किसी फटाफट बड़ी खबरें निकल के आ रही, बिग ब्रेक में बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा स्पीकर ने केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दी। बीजेपी और केंद्र सरकार को लगा करारा झटका। कब होगी सुनवाई, बताएंगे इसके बारे में। तारीख तय कर ली गई। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। मणिपुर में फिर से उपद्रवियों ने सुरक्षा बलों के साथ 2 बसों में लगाई आग। पूरी तरह से बीजेपी की पकड़ से निकला मणिपुर। वहीं एक और बड़ी खबर, ईडी डायरेक्टर संजय कुमार मिश्र को लेकर लगातार केंद्र चाह रही है कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई करारी फटकार। बताएंगे किस तरह से प्रधानमंत्री को 2 फटकार एक साथ लगे, बड़े झटके। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। राहुल गांधी का बड़ा बयान निकल के आ रहा है। उनका कहना, लगातार सवाल पूछते रहेंगे, आप जाए जो करिए मिस्टर मोदी जी। वही बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए में होगा एक करारी फूट। संजय निषाद का बयान निकल के आ रहा है, बताएंगे इसके बारे में। एक और बड़ी खबर, केंद्र की जिम्मेदारी होती है कहीं भी हिंसा हो रही है उसके संभालने की। सचिन पायलट का बयान निकल के आया, पीएम मोदी पर करारा हमला बोला। वही मणिपुर हिंसा को लेकर भूपेश बाघेल ने आखिर क्या कुछ कहा है। वही देखा जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ रणनीति पूरी तरह प्रधानमंत्री की फेल हो चुकी है। वही देखा जाए, आदिवासी समुदाय को साधने के लिए शिवराज अब दलितों के साथ साथ आदिवासियों के घर पहुंच रहे हैं। यानी विपक्षी एकता से पूरी तरह से देखा जाए बीजेपी कुमने में हड़कंप मचा हुआ है और इन्हें अपनी हार नजदीक दिख रही है। सारी खबरें एक करके विस्तार से जानने वाले हैं, लेकिन तमाम बड़ी खबर को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया के फटाफट बड़ी अपडेट पाएंगे। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। लोकसभा स्पीकर ने पीएम मोदी को लगाई करारी फटकार, दिया बड़ा झटका। केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को दे दी है मंजूरी। तय हो गई है चर्चा की तारीख, बताएंगे इस खबर में। बड़ी खबर निकल के आ रही है। लगातार जिस तरह से आपने देखा कि खासकर मणिपुर मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ, यहां तक कि देखा जाए अविश्वास प्रस्ताव लेकर भी विपक्षी पार्टियां खास तौर पर लोकसभा की कार्यवाही में लेकर पहुंच चुकी। और इन सब मुद्दों पर देखा जाए तो कोई भी दिन ऐसा नहीं रहा जहां पर सही ढंग से संसद चल चुका हो। हर दिन संसद केवल और केवल हंगामे की भेंट चढ़ाए और प्रधानमंत्री की चुप्पी ने पूरी तरह से संसद के अंदर खलबली मचाई। क्योंकि बड़ी वजह है, जहां एक तरफ एक देश जल रहा है, एक राज्य जल रहा है, वहीं प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है। इन सब को लेकर विपक्ष ने करारा हमला बोला। अविश्वास प्रस्ताव को स्पीकर ने भी मंजूरी दे दी है। अब यह बात निकल के आ रही कि इस पर इंडिया जल्द चर्चा चाह रहा है। और देखा जाए, देश के पूर्वी राज्यों में 80 दिनों से अधिक समय हो चुका है जहां पर हिंसा जारी है और अब तक लगभग 200 लोगों की मौतें भी बताई जा रही हैं। लेकिन इसको लेकर पीएम मोदी बोलने को तैयार नहीं थे और इन सब को लेकर अब इस मुद्दे पर विपक्षी दलों ने खास तौर पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। उन्होंने कहा, जब प्रधानमंत्री बोल नहीं सकते हैं तो प्रधानमंत्री क्यों हैं। इन सब मुद्दों को देखते हुए अब 4-5 दिनों के अंदर इन सब मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। ये एक बड़ी बात कह दी है स्पीकर ने। वैसे इसको लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। चलते एक और बड़ी खबर। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही, ईडी डायरेक्टर का मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और देखा जाए 31 जुलाई तक उनको पद से हटा दिया जाएगा। इसको लेकर अब केंद्र सरकार कह रही है कि उनको पद से ना हटाया जाए। दरअसल मामला क्या है, जरा समझिए। आप बताते चले कि लगातार जिस तरह से केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई के जरिए लगातार विपक्षी पार्टियों को परेशान कर रही थी और इसमें डायरेक्टर खासकर संजय मिश्रा का अहम रोल रहा था। और यही बड़ी वजह है कि अब खासकर केंद्र सरकार चाह रही है कि ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा रहें, लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट नहीं चाह रही है। और देखा जाए, एक तरह से देखा जाए, मोदी सरकार को 2 कड़े झटके लगे हैं। पहला तो अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, दूसरा यहां पर ईडी डायरेक्टर को अब तीसरा कार्यकाल नहीं दिया जा रहा है, यानी कि बदल जाएंगे। ईडी के नए डायरेक्टर आने वाले हैं और 31 जुलाई को इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। केंद्र सरकार ने बुधवार को ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पूरी तरह से संशोधित करने का अनुरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि ईडी के निर्देशक अब संजय कुमार नहीं रहने वाले हैं। 31 जुलाई के बाद उनके पद को हटा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच देखा जाए, अपनी याचिकाओं को लेकर फिर से केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब इन सब मामले को लेकर 27 जुलाई, जी हां, कल इस पर सुनवाई होने वाली है। वैसे आपकी क्या राय है
क्या ईडी के डायरेक्टर फिर से संजय मिश्रा को बनाया जाए, फिर से वही विपक्षी पार्टियों के ऊपर ईडी सीबीआई अपना शिकंजा कसे, या फिर डायरेक्टर को बदलना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट क्या सुनवाई करता है ये कल की बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले से कहा है कि बदला जाएगा ईडी का डायरेक्टर। अपनी राय भी दीजिएगा। वहीं एक और बड़ी खबर है, मणिपुर में फिर से उपद्रवियों ने फूंक दी 2 बसें और कई घर जला दिए हैं। देखा जाए इस बार फिर मणिपुर में हिंसा बढ़ती नजर आ रही है, जहां लगातार 3 मई से हिंसा बढ़ी है। इस बीच फिर से सुरक्षा बलों के बीच झड़प देखने को मिली। उपद्रवियों के समूह ने बस स्टैंड में आग लगाई, जहां पर 2 बसें जलकर राख हो गई। खासकर इसमें घर भी आसपास जो थे उन्हें जला दिया गया है, लेकिन किसी भी तरह की मौत की खबर नहीं निकल के आ रही। लेकिन आपको बताते चले, जब से हिंसा जारी है तब से लगभग 200 से करीब लोगों की मौतें हो चुकी हैं और लगभग हजारों की संख्या में घर जल गए और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पूरी तरह से वहां से पलायन कर लिया है। लेकिन इस बीच जो आपने देखा था कि खास तौर पर म्यांमार के जो वहां के नागरिक हैं वो घुसपैठ कर रहे हैं मणिपुर में और हिंसा भड़काने में इनका भी बड़ा हाथ है और राज्य सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। केवल राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार भी फेल है, क्योंकि केंद्र सरकार को सुरक्षा देना चाहिए था। अच्छा, एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खरी खोटी सुना दी है। उनका कहना है प्रधानमंत्री आप कुछ भी कर लीजिए, विपक्ष मणिपुर में शांति लाकर रहेगा। दरअसल मामला कुछ इस तरह से है, कल संसद में देखा जाए तो मोदी ने यहाँ बैठक की थी जहां पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की थी। उन्होंने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया है, लेकिन वो भारत की विरोधी रही है और यही सब मामला वो अब केवल और केवल विपक्ष से जोड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का नाम भी यूपीए से बदलकर इंडिया कर दिया गया और मोदी इस पर राजनीति कर रहे हैं और इसको लेकर राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी आप कुछ भी करिए, हम वही करेंगे जो मणिपुर के लिए ठीक होने वाला है। और उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि जल्दी गठबंधन यानी इंडिया जाने वाला है, खास तौर पर मणिपुर के दौरे पर। और उनका कहना है अगर कोई मणिपुर में शांति ला सकता है वो विपक्ष है और कोई नहीं है, क्योंकि वो कूटनीति वाली राजनीति नहीं करते हैं, जो देश की आवाज है वही सुनते हैं। चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आगामी चुनाव में एनडीए में करारी फूट दिखेगी। संजय निषाद ने कर दिया बड़ा दावा, जिसके बाद एनडीए में खलबली मची है। वैसे देखा जाए जिस तरह से लगातार मीटिंगें बुलाई जा रही है, पूरी तरह से साफ है कि एनडीए में खास तौर पर खलबली देखने को मिल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो उनके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और एक बड़ा मुद्दा जो इस समय चल रहा है मणिपुर का, लेकिन इस बीच खास तौर पर इंडिया का गठबंधन भी कुछ कम काम नहीं कर रहा है और इन सब के मुद्दों पर अब संजय निषाद का बयान निकल के आ रहा है। निषाद का कहना है कि लोकसभा में 37 सीटों पर हमारी पार्टी लड़ने वाली है। सिंबल चुनाव अभी घोषित नहीं किया, लेकिन उनका यह भी कहना है कि आने वाले समय में एक करारी फूट आपको देखने को मिल सकती है भाजपा में, जहां भाजपा बात कर रही थी कि अब की बार 80 में 80 सीटें लाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। लगातार हाई लेवल मीटिंगें उठाई जा रही हैं। आपको पता होगा कि विपक्षी दलों की दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई थी और उसी बीच आपको याद होगा कि एनडीए का भी महाजुटन बुलाया गया था। यानी देखा जाए विपक्षी दल लगातार खलबली मचा रहा है, लेकिन इस बीच फिर से खबर निकल के आ रही है कि फिर से प्रधानमंत्री के बीच हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। वही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, सचिन पायलट का बयान निकल के आ रहा है राजस्थान से मणिपुर के मुद्दे को लेकर, मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से संसद तक बवाल जारी है, ये सब लोग देख रहे हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों में महिलाओं का भी विरोध हो रहा है और जिस तरह से 2 महिलाओं को बिना कपड़ों को परेड कराया गया, यह वीडियो पूरी तरह से विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार पर हमलावर कर दिया है। अब यह भी बात निकल के आ रही कि खासतौर पर संजय पायलट का बयान निकल के आ रहा है, उनका कहना है कि इसमें जितनी गलती राज्य सरकार की है उससे कहीं ज्यादा गलती केंद्र सरकार की है, क्योंकि केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। उनका कहना है जब सीएम से यह मामला सुलझ नहीं रहा था तो केंद्र को अपने हाथों में मामले को ले लेना था। ये मुख्य दर्शक बनकर क्यों देख रहे हैं, लगभग 85 दिन हो गया है, लेकिन अभी भी तैयार नहीं है ना तो वहां के सीएम और ना ही केंद्र सरकार इस मुद्दे को अपने हाथ में लेने को। आपकी क्या राय है जो सचिन पायलट का कहना है, क्या केंद्र सरकार को पूरा कार्यभार देखना चाहिए मणिपुर का? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही एक और बड़ी खबर, पीएम की रणनीतियां पूरी तरह से फेल होती नजर आ रही है। बेटी बचाओ को लेकर नीति आयोग की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसके बाद बीजेपी की पूरी पोल खुल गई है, जिसमें केवल जुमला दिया जाता है। आपको याद होगा कि सन 2019 में सरकार बनने से पहले इन्होंने कहा था कि आने वाले समय में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देकर सरकार बनाई और खास तौर पर दावा किया गया था कि जो लिंग अनुपात है, लगातार लड़कियों का अनुपात घटता जा रहा था, इसको लेकर दावा किया गया कि लिंग अनुपात ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन आपको बताते चले कुछ खास बदलाव नहीं आया है। कौन से राज्य हैं जरा सुन लीजिए, कर्नाटक, दिल्ली, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा, दर्जन भर ऐसे राज्य हैं और इसमें खास तौर पर जो दर्जन भर राज्य हैं इसमें 8 से 9 राज्य ऐसे हैं जो बीजेपी के पकड़ में है, यानी बीजेपी की सरकार है, वहां पर भी लिंग अनुपात कुछ इसी तरह से है। दरअसल आंकड़ा देखिए कर्नाटक का 20 और 21 और 22 और 23 का, जहां पर बीजेपी की सरकार थी
वहां पर 949 रेशियो रहा है लड़कियों का। वैसे ये रेशियो लगभग 1000 के करीब होना चाहिए, तब पैरामीटर के अंदर आता है, लेकिन आज पूरी तरह से लिंग अनुपात में एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, आदिवासियों के साथ फिर से नजर आ रहे हैं शिवराज। इसकी सबसे बड़ी वजह है लगातार बीजेपी को डर सता रहा है हार का। आपको बता दें, आदिवासी समुदाय के साथ जिस तरह से किया गया, अब इसके बाद दलित समुदाय को भी साधने में लगे हैं शिवराज। देखा जाए यात्राएं निकाल रहे हैं आदिवासियों के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। हर वर्गों को साधने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। वहीं आदिवासियों के बाद अब दलितों को साधने में जुट गई है भाजपा। सागर जिले के संत रविदास के मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है वो जो मंदिर का निर्माण भी हो रहा है उसमें भी भ्रष्टाचार किया जाएगा। जिस तरह से आपने देखा था खासतौर पर महाकाल लोक नाग मंदिर में किया गया था, सप्तऋषि की 7 मूर्तियां गिर गई थी। ये कांग्रेस ने दावा कर दिया। पूरी तरह से पानी फेरा जा रहा है बीजेपी की हर एक रणनीतियों पर। वैसे आपकी क्या राय है, जिस तरह से आदिवासी समुदाय के ऊपर किया गया, क्या अब बीजेपी पर विश्वास करना चाहेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिएगा। वही चलते एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक तरफ मणिपुर चल रहा है, दूसरी तरफ पीएम मोदी उद्घाटन पर उद्घाटन, विदेशी दौरे पर दौरे कर रहे हैं। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। पीएम मोदी ने आज आईईसीसी कॉम्प्लेक्स पर हवन किया और साथ ही उद्घाटन कर दिया है। देखा जाए ये पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 2700 करोड़ रुपए का था, और इसमें लगभग 7000 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देखा जाए तो इंटरनेशनल एम्प्लीजी कॉम्प्लेक्स सेंटर का उद्घाटन कर दिया है, और देखा जाए इससे पहले उन्होंने हवन पूजन किया उद्घाटन से पहले, और यहां आंकड़ा लगाया जा रहा है लगभग 2700 करोड़ रुपए की लागत लगी है। और दूसरी बात ये निकल के आ रही है कि यहां पर दरअसल आपको पता चले इस कॉम्प्लेक्स में 9 से 10 सितंबर के बीच 18वीं सदी का G20 सम्मेलन होने जा रहा है। और आपको बताते चलिए पूरा कॉम्प्लेक्स लगभग 123 एकड़ में फैला हुआ है। वैसे देखा जाए देश के लिए एक बड़ी बात है, लेकिन जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं प्रधानमंत्री, ये कहीं ना कहीं गुजर रहा है। और उद्घाटन करना कोई गलत बात नहीं है, और ये देश के विकास में एक बड़ी रणनीतियां हैं, लेकिन जिस तरह से चुप्पी साधे ये कहीं ना कहीं देश के लिए नागुजार है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिएगा। मौसम बदलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है, फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने मणिपुर पे जवाब मांगना अपराध हो गया है। नहीं मैडम कह रही हमारा सपोर्ट आपके साथ है। वो तो नहीं वो मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री जी से जवाब मांग रहे हैं। हम सारे लोग, टीम इंडिया और सारे सांसद एक ही सवाल पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर सदन में आके जवाब कब देंगे। मणिपुर की बहनें आपसे सवाल पूछ रही हैं, कारगिल का योद्धा आपसे सवाल पूछ रहा है, जिसकी पत्नी को नंगा करके परेड कराया गया। पूरा देश शर्मसार है। पिछले 2 दिनों से यहाँ संसद परिसर में हम लोग हैं। आज तेज बारिश हुई, लेकिन हमारा धरना, हमारा आंदोलन जारी है। और प्रधानमंत्री जी से हम बार बार एक ही सवाल पूछते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर की हिंसा पर देश के सबसे बड़े सदन में, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप कब आकर जवाब देंगे। जय हिंद। बोलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, तो इनको तो बराबर कह रहा है भाई
कि उनको बोलना चाहिए, अब कुछ बता नहीं रहे हैं और सब लोग गायब रहे हैं। बाकी लोग कह रहा थे इसको लेकर के तो कई दिनों से न लग कह रहे हैं भाई कि वहाँ जो भी घटना घटी है और जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। इस तरह से महिलाओं के साथ किस तरह से दुरुपयोग किया गया, नंगा उसको करके कैसे किया गया, ये कहीं संभव है करना? तो इन सब चीजों को लेकर के पूरा विपक्ष एकजुट होकर के इस बात को कह रहा है, तो इस पर तो कुछ बोलते नहीं है। तो बोलना ना चाहिए, वहाँ जवाब देना ना चाहिए जी। तो इसीलिए तो ला रहा है उसी के चलते लोग कि सब लोगों ने तय किया है वहाँ, तो वही बात है। गठबंधन पे भी उन्होंने हमला बोला है और गया है, उनको सम्मिलित किया गया है। किस तरह से हमारे विष्णु को स्थिति या फिर कहें कि पालन का देवता माना जाता है, ब्रह्मा या सूर्य को किस तरह से आप सृजन का देवता मान सकते हैं, भगवान शिव को जिस तरह से संहार के देव के रूप में स्वीकार किया गया है, मां शक्ति को निग्रह यानी किस तरह से नियंत्रण किया जाए प्रकृति के ऊपर, उसकी शक्ति के रूप में